1980 के दशक के दौरान जम्मू और कश्मीर के लोगों का वहां की सरकार और राजनीति से धीरे धीरे भरोसा उठने लगा था और उसी समय उग्रवादी गुट हथियार के सहारे कश्मीर को इंडिया से अलग करने की बात करने लगे। 1980s के दशक की शुरुआत से जम्मू कश्मीर की लोकल पॉलिटिक्स काफी अनस्टेबल थी। नेता कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ करते थे और दिल्ली की सरकार ने भी कश्मीर की लोकल पॉलिटिक्स में काफी दखल दिया। उदाहरण के लिए 1984 में उस समय के गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा ने फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर के पद से सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि उनकी पार्टी के कई सदस्यों ने पार्टी छोड़ दिया था, जिससे फारूक अब्दुल्ला मेजॉरिटी में नहीं रहे और उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद जीएम शाह 2 साल के लिए जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन मार्च 1987 के स्टेट इलेक्शन के बाद फारूक अब्दुल्ला फिर से पावर में आ गए। फारूक अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के 4 महीने बाद चुनाव करवाए गए और लोगों का कहना यह था कि इन चुनावों में धांधली हुई है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य में अपना कंट्रोल बनाए रखे। इन चुनाव में अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट लड़ रहे थे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट एक नई पार्टी थी जो कई छोटी इस्लामिक पार्टियों के जुड़ने से 1987 में सामने आई थी और कई लोगों को लग रहा था कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ही चुनाव जीतेगी। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को कश्मीर के कई अलग गुटों ने अपना सपोर्ट दिया, जैसे जो स्वतंत्र कश्मीर की बात करते हैं, कुछ यंग कश्मीरी और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली जमात इस्लामी। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि 1987 में लोगों की असली पसंद को दबाने और उनके साथ धोखा होने की वजह से ही आने वाले सालों में राज्य में उग्रवाद की बड़ी लहर शुरू हो गई। हथियार उठाने वालों में से बहुत से लोग मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के ही समर्थक थे, जिन्हें लगने लगा था कि अब हथियार उठाकर लड़ना ही उनके पास इकलौता रास्ता बचा है। और इलेक्शन में धांधली के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने कई मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के सपोर्टर और नेताओं को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद अनफेयर इलेक्शंस और अरेस्ट के चलते कई यंग मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के सपोर्टर्स ने मिलिटेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। वे हथियार और ट्रेनिंग लेने के लिए लगातार सीमा पार करके पाकिस्तान जाने लगे। फिर ये हथियारबंद गुट 2 हिस्सों में बट गई। एक वो थे जो आजाद कश्मीर चाहते थे और दूसरे वो जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अनफेयर इलेक्शंस के चलते कई मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट्स के सपोर्टर ने हथियार उठाया और उनको लगा कि अब हथियार के द्वारा ही अपनी बात मनवाई जा सकती है। 1980s के दशक के समय जम्मू और कश्मीर के कई मिलिटेंट ग्रुप्स सामने आने लगे थे। उनमें से एक था जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहता था। JKLF यानी जम्मू कश्मीर एंड लिबरेशन फ्रंट असल में 1976 में लंदन में बना था, जब आजादी का समर्थन करने वाले 2 पुराने ग्रुप्स प्लेबिसाइड फ्रंट और आजाद कश्मीर फ्रंट आपस में मिल गए थे। बाद में 1980 के दशक की शुरुआत में इसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में भी बनाई गई। अमानुल्लाह खान ने यूके और पाकिस्तान में JKLF को शुरू करने में मुख्य भूमिका निभाई। इसके पहले उसने 1965 में इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर नेशनल फ्रंट नाम की पार्टी बनाई थी। इस दौरान जम्मू और कश्मीर में यासीन मलिक इस पार्टी को लीड कर रहा था और श्रीनगर में जावेद मीर ऑपरेट कर रहा था। इसके अलावा एक और पार्टी है हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका मेन मकसद है कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनाना। JKLF बनने के पहले से ही इस पार्टी के कई लीडर्स अलग अलग नामों से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। जैसे 1971 में अल्ताफ और हाशिम कुरैशी नाम के 2 लोगों ने इंडियन एयरलाइन के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था। मकबूल भट्ट जो JKLF का को फाउंडर था और साथ ही साथ वो इस हाईजैक का मेन मास्टरमाइंड था, दिसंबर 1968 को इंडियन जेल से फरार हो गया। 1976 में भट्ट इंडिया फिर से वापस आता है और उसी साल उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। 1980 में उसको मौत की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उसने 1968 में एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया था, लेकिन उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। 3 फरवरी 1984 को JKLF के अकॉर्डिंग कुछ एक्साइटेड मेंबर्स ने बिना किसी लीडरशिप के परमिशन के रविंद्र महात्रे, जो कि बर्मिंघम में इंडियन डिप्लोमेट रहते हैं, उनको किडनैप कर लिया। उन्होंने महात्रे के बदले मकबूल भट्ट की रिहाई की मांग की। इंडिया ने इस मांग को ठुकरा दिया और किडनैपर्स ने 6 फरवरी को रविंद्र महात्रे को मार दिया। इसके जवाब में मकबूल भट्ट को इंडिया ने 11 फरवरी को फांसी पर चढ़ा दिया। महात्रे का अपहरण करने वाले JKLF के ही सदस्य थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए कश्मीर लिबरेशन आर्मी नाम का एक फ्रंट बनाया था। ब्रिटिश कोर्ट ने अमानुल्लाह खान को पकड़ा, लेकिन वो इस मर्डर का दोषी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसको लंदन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वो पाकिस्तान जाता है और वहां से JKLF को लीड करता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर ट्रेनिंग कैंप्स बनवाए थे और वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को LOC पार करने और हथियार की ट्रेनिंग लेने के लिए उकसाता था।
जैसा कि अभी हमने बात किया कि कैसे 1987 के चुनाव के बाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लीडर्स को अरेस्ट किया गया और कैसे इस पार्टी के यूथ सपोर्टर्स अनफेयर इलेक्शंस के चलते आज़ाद कश्मीर और सिर्फ इस्लाम को कश्मीर में फैलाने के लिए मिलिटेंट ग्रुप्स को ज्वाइन किया। 1980s के दौरान यानी 1979 से 1989 के बीच अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन वॉर चल रहा था और जिसने कश्मीर के विद्रोह को और ज्यादा भड़काने में अहम भूमिका निभाई। जब 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से गई तब उसने अपने पीछे कई एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स, हथियार और उग्रवादी विचारधारा को छोड़कर गई। ह्यूमन राइट्स वॉच के अकॉर्डिंग हजारों की संख्या में कई फाइटर्स और AK-47 जैसे हथियार अफगानिस्तान से कश्मीर वैली में आ गए, जिसने लोकल कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह बदल दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के अकॉर्डिंग इन मुजाहिदों का कश्मीर वैली में आने से वहां के हथियारबंद विद्रोह को जरूरी लोग और हथियार मिल गया। इसी समय हमें उग्रवादियों से जुड़ी पहली बड़ी सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद हिंदुओं के लिए बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोला गया ताकि वो पूजा और दर्शन कर सके। तब देश के कई हिस्सों में दंगे हुए और इसी दौरान कश्मीर के अनंतनाग में हिंसा भड़क उठी, जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का गढ़ था। वहां पर कई मंदिरों को निशाना बनाया गया और नुकसान पहुंचाया गया और कई कश्मीरी पंडितों के घरों को भी टारगेट किया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि इन सब के पीछे खुद सईद का हाथ था। दिसंबर 1989 में विद्रोहियों ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। JKLF के फाइटर्स ने गृह मंत्री मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया सईद को किडनैप कर लिया। उन्होंने जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग की और जब सरकार ने उन 5 पकड़े गए मिलिटेंट्स को रिहा किया तब जाकर उन लोगों ने सईद की बेटी को छोड़ा। इस सिचुएशन ने यह दिखा दिया कि मिलिटेंट्स कितने पावरफुल होते जा रहे हैं और सरकार कितनी कमजोर। इसी के बाद कश्मीर का बड़ा विवाद पूरी दुनिया के सामने आ गया। 1989 के दौरान ही इन्हीं मिलिटेंट वायलेंस के चलते जम्मू और कश्मीर में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। कई मिलिटेंट ग्रुप्स, खास तौर पर JKLF और पाकिस्तान की हिजबुल मुजाहिदीन पूरे कश्मीर वैली में शरिया कानून लागू करना चाहते थे। हिंदुओं को काफिर के रूप में निशाना बनाया गया, जो इनके इस्लामिक स्टेट के विजन में फिट नहीं बैठते थे। कश्मीरी पंडित जो वहाँ के मूल निवासी होने के नाते उनका वहाँ एक गहरा इतिहास रहा है, जहां उन्होंने कश्मीर के कल्चर और प्रशासन व्यवस्था को विकसित करने में अपना काफी योगदान दिया है। कश्मीर के सबसे पीसफुल कम्युनिटी होने के बावजूद भी उनको हिंसा का सामना करना पड़ा। कई जानकार अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें जिस तरह से निकाला गया और उसके बाद उन्होंने जो परेशानियां झेली उस पर दुनिया भर ने बहुत कम ध्यान दिया है। 1989 और 1990 के जम्मू कश्मीर में कई बड़े जाने माने कश्मीरी पंडितों को मारा गया। कई बड़े लोगों को दिन दहाड़े खुले में मार दिया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे बीजेपी के नेता और लॉयर पंडित टीकालाल टपलू, जिनको 4 सितंबर 1989 को गोली मारी गई। रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू, जिनको 4 नवंबर 1989 को गोली मारी गई। फेमस कवि, सामाजिक कार्यकर्ता सर्वानंद के प्रेमी 1 मई 1990 को किडनैप करके उन्हें मार दिया गया। अनंतनाग के जाने माने वकील और जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट को 27 दिसंबर 1989 को उनके घर के बाहर मार दिया गया। दूरदर्शन श्रीनगर के डायरेक्टर लस्सा कौल को 13 फरवरी 1990 को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। एक लैब असिस्टेंट और टीचर गिरिजा टिक्कू 4 जून 1990 को अपनी सैलरी लेने जाते समय उनका अपहरण किया गया। उन्हें भयानक यातनाएं दी गई और उनका सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसके बाद जिंदा रहते हुए ही मैकेनिकल सॉ यानी लकड़ी काटने वाली मशीन से उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। नकाबपोश मिलिटेंट जो JKLF के मेंबर्स थे, उन लोगों ने इन मर्डर्स को अंजाम दिया। हर एक हत्या के पहले धमकी और चेतावनी वाले मैसेजेस को भेजे जाते थे। उस समय राज्य की सरकार काफी वीक थी और जब जनवरी 1990 में जगमोहन ने राज्यपाल का पद संभाला तब उन्होंने तुरंत ही कर्फ्यू लगाया, लेकिन पुलिस ने भी कई सालों तक किसी मिलिटेंट को अरेस्ट नहीं किया। बाद में ज्यादातर पंडितों को लगने लगा कि अथॉरिटी इन अटैकर्स पर ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आ रही है। जैसे जिन लोगों ने रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को मारा था, उनको काफी साल तक कोई सजा नहीं मिली थी, लेकिन उसी केस को 2023 में फिर से खोला गया क्योंकि किसी को सजा नहीं मिल रही थी। इसलिए ज्यादातर कश्मीरी हिंदुओं को ऐसा लग रहा था कि उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया है। 19 जनवरी 1990 को बर्फबारी न होने के बावजूद वैली में काफी ज्यादा ठंड थी। रात 9 बजे के आसपास बड़ी संख्या में लोग लाउड स्पीकर से नारे लगाने लगे, जिनमें अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद शामिल थे।
कश्मीरी पंडितों ने इन नारों को पहले भी सुना था, लेकिन ये नारे अचानक से और तेज आवाज में इतनी रात को हो रहे थे कि इससे साफ समझ आ गया कि अब हिंसा और हालात बिगड़ने वाले हैं। कुछ ही देर में कश्मीरी मुसलमानों की भीड़, जिसमें आदमी, औरत और बच्चे भी शामिल थे, श्रीनगर की सड़कों पर आ गए और आज़ादी, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे लगाने लगे। माहौल काफी ज्यादा गंभीर था। लाउड स्पीकर से कुरान की आयतें, रेवोल्यूशनरी गाने और भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। मैसेज क्लियर था कि नॉन मुस्लिम्स के लिए अब कश्मीर में कोई जगह नहीं। उस दौरान श्रीनगर के कश्मीरी पंडित काफी डरे हुए थे और तनाव में भी थे। उनकी फैमिलीज एक दूसरे को फोन के थ्रू क्या सिचुएशन है उसके अपडेट्स लेते थे। इतिहास बताता है कि माइनॉरिटी को इस तरह बड़े पैमाने पर डराना इस इलाके की विवाद में एक ऐसा मोड़ था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कई सालों बाद मूसा रजा, जो उस समय के जम्मू कश्मीर के टॉप ऑफिशियल इंचार्ज थे, उस रात के इंसिडेंट के बारे में इंटरव्यू दिया। उसने बताया कि कश्मीरी पंडितों ने आधी रात को उसको फोन किया क्योंकि वो आधी रात को लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने से डर गए थे। उसने तुरंत ही सिक्योरिटी फोर्सेस को चेक करने के लिए भेजा। रजा ने यह भी बताया कि मुसलमानों ने यह कहा कि वो सिर्फ रमजान के दौरान होने वाली तहज्जुद की नमाज के लिए पुकार रहे थे। रजा ने जोर देकर कहा कि उस दिन मस्जिद से कोई भी धमकी भरा संदेश नहीं ब्रॉडकास्ट किया गया था। बेसिकली उसने 19 जनवरी को हुए भड़काऊ भाषण को पूरी तरह से नकार दिया। वहीं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के भूतपूर्व अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह ने बाद में बताया कि कश्मीरी पंडितों ने उनसे कहा कि हर मस्जिदों से जोर जोर से धमकियां दी जा रही हैं। इन अलग अलग बातों से पता चलता है कि लोगों की यादें आपस में कितनी टकराती हैं। एक तरफ रजा को लगा कि वह महज रोज की तरह होने वाली अजान थी, लेकिन दूसरी तरफ पंडितों का जोर देकर कहना है कि उन्हें वहां से भगाने या खत्म करने का एक सोची समझी साजिश वाला ऐलान लग रहा था। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गई थी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो गया। और हालात इसलिए भी खराब हो गई थी क्योंकि पुलिस वालों ने ड्यूटी पर भी आना बंद कर दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू कम्युनिटी की सुरक्षा पर भारी खतरा पैदा हो गया। थोड़े ही समय में वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई कि कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर में बाहरी बना दिया गया और रातों रात अपनी जान को बचाने के लिए कश्मीरी पंडितों ने वैली छोड़ दिया। 1990 में कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी शुरू होने के बाद लगभग 3 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने घरों को छोड़कर जम्मू और आसपास के इलाकों में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने कई कश्मीरी पंडितों को मारा। मारे गए लोगों की सही गिनती सरकारी रिकॉर्ड और समुदाय की रिपोर्ट में अलग अलग है। जम्मू कश्मीर सरकार के हिसाब से 1989 से 2004 के बीच लगभग 219 कश्मीरी पंडित मिलिटेंट द्वारा मारे गए। दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति बताती है कि 1999 से 2008 के बीच लगभग 399 लोग मारे गए और कुल मिलाकर 650 लोगों की मौत हुई। और इनमें से ज्यादातर मौतें तब हुई थी जब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। जिन लोगों ने अपने घरों को छोड़ा उन्हें काफी बुरे समय से गुजरना पड़ा, क्योंकि टेम्परेरी कैंप्स में सुविधाओं की कमी और खराब लिविंग कंडीशंस के चलते कई लोगों की इस दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी। बाद में हजारों लोगों को कच्चे ईंटों के मकानों में रहना पड़ा। जनवरी 1990 से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने माइग्रेंट्स के लिए कई जगह कैंप्स लगाए थे। स्कूल्स और खाली पड़े बिल्डिंग्स को भी टेम्परेरी जगह के रूप में लोगों के रुकने के लिए यूज किया गया। 2011 से 2012 के बीच सरकार ने कश्मीरी माइग्रेंट्स को रहने के लिए जगती टाउनशिप बनाया, जिसमें लगभग 6500 से अधिक फैमिलीज रहती है। शुरुआत में सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेंट्स और स्थानीय पुलिस से बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। शुरुआत में जो सैनिक आए थे उन्हें मिलिटेंट्स से लड़ने की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। नागालैंड से आए नई ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर महालिंगम याद करते हुए बताते हैं कि ऊपर बैठे किसी भी अधिकारी को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। कोर कमांडर ने इस ब्रिगेड को ऑपरेशन बैनर के तहत सबसे पहला काम ये दिया कि वे जाकर लाउड स्पीकर और भारत विरोधी बैनर हटाएं। जो सैनिक कश्मीर पहुंचे उन्होंने बताया कि कश्मीर के कई इलाके खाली हो चुके थे और मस्जिदों के लाउड स्पीकर से धमकी भरे संदेश भेजे जा रहे थे। उस समय एक गोरखा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल भंवर सिंह दुख जताते हुए कहते हैं कि पंडितों को घाटी छोड़ते हुए हम बस चुपचाप देखते रहे। हमने मस्जिद के लाउड स्पीकरों से उन्हें दी जाने वाली धमकियां सुनी, लेकिन हमारे पास पंडितों की मदद के लिए समय नहीं था। उनका यह एक वाक्य साफ दिखाता है कि प्रशासन ने कैसे इस मामले से मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने यह भी याद करते हुए बताया कि 1989 के अंत तक राज्य की पुलिस ने आतंकियों से लड़ना छोड़ दिया और लगभग अपनी चौकियों से भाग गए थे। समय के साथ सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाने के बजाय
इलाके को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा दी और लोगों का भरोसा जीतने के लिए मेडिकल कैंप्स जैसे कदम उठाए। सितंबर 1990 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू किया गया, जिसने सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना को शूट टू किल का अधिकार दे दिया। 1989 और 2025 के बीच कश्मीरी पंडितों का विस्थापन आज भी एक बहुत ही जटिल और बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर है कि 1990 और 1995 के बीच कश्मीरी हिंदुओं के घाटी छोड़ने को कानूनी और राजनीतिक रूप से कैसे परिभाषित किया जाए। इंटरनेशनल लॉ विशेष रूप से 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत जेनोसाइड कहलाने के लिए किसी नेशनल, एथनिक या रिलीजियस ग्रुप्स को खत्म करने का एक क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि कश्मीर में हुई हिंसा इन सख्त पैमानों पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें खुलेआम अमानवीकरण और मौतों का वह अनुपात नहीं था जो जेनोसाइड के लिए जरूरी होता है। हालांकि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ राजनेताओं का तर्क है कि यह घटना एक जेनोसाइड या एथनिक क्लेंसिंग थी, जिसका मकसद उन्हें बाहर निकालना था। इस बात पर बहस अलग अलग मौत के आंकड़ों की वजह से और उलझ जाती है। सरकारी आंकड़ों में 219 मौतें दर्ज हैं, जबकि स्कॉलर्स और पंडितों के सोर्सेस का अनुमान लगभग 650 है और माइग्रेंट्स ग्रुप्स का दावा है कि 1400 लोग मारे गए थे। अभी तक इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को कानूनी रूप से नरसंहार मानने से इनकार किया है और 2017 और 2022 में नरसंहार की जांच की मांग करने वाली PIL को खारिज कर दिया है। इस विस्थापन के बड़े पैमाने ने इस क्षेत्र की आबादी के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। विस्थापित पंडित समुदाय में लगभग 50,000 परिवार शामिल है और इनकी कुल आबादी का अनुमान 1,50,000 से 3 लाख लोगों के बीच है। 2025 की गिनती के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में 39,800 विस्थापित पंडित परिवार हैं। दशकों से सरकार ने कई रिहेबिलिटेशन पैकेजेस पेश किए हैं। 2008 के प्रधानमंत्री के कॉम्प्रहेंसिव पैकेज प्राइम मिनिस्टर्स रिहेबिलिटेशन पैकेज में 3,000 राज्य सरकारी नौकरियां, ट्रांजिट आवास और घर बनाने के लिए नगद कैश ग्रांट्स की पेशकश की गई। इसके बाद 2015 में PM डेवलपमेंट पैकेज आया, जिसमें 3,000 और सरकारी नौकरियां, अतिरिक्त ट्रांजिट आवास और मासिक नगद राहत में वृद्धि की गई। इन प्रोमिसेस के बावजूद जमीनी स्तर पर काम बहुत धीमा रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों के वापस लौटने की संभावनाएं बहुत कम है। उदाहरण के लिए 2015 तक वादे की गई 6,000 नौकरियों में से 2020 तक केवल 3,800 ही भरी गई थी और कई वादे किए गए ट्रांजिट आवास अभी भी अधूरे हैं। संपत्ति और कानूनी अड़चनें भी बनी हुई हैं। इसके अलावा आतंकवादियों द्वारा कभी कभी किए जाने वाले टारगेटेड अटैक्स के कारण सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। जो लोग वापस लौटते हैं उन्हें पहचान के संकट, स्थानीय नौकरियों और स्कूलों की कमी और उन स्थानीय लोगों के दबे छिपे विरोध का सामना करना पड़ता है, जिन्हें आबादी का संतुलन बिगड़ने का डर है, क्योंकि ज्यादातर प्रवासियों ने दूसरे शहरों में अपनी जिंदगी सफलतापूर्वक फिर से बसा ली है और वे अपने परिवार को फिर से उखाड़ना नहीं चाहते। इसलिए रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही वास्तव में कश्मीर घाटी में वापस बसा है।